पाकिस्तान ने फाइनली वेस्टइंडीज के टूर के लिए अपने दोनों फॉर्मेट ओडीआई और टी20 की स्क्वाड अनाउंस कर दी। एंड गेस व्हाट, वही प्लेयर्स टी20 से ड्रॉप हुए जिन प्लेयर्स के बारे में अभी बांग्लादेश सीरीज के दौरान सेकंड और थर्ड टी20 में ये बात की थी कि कुछ प्लेयर्स को बड़े सलीके से निकालेंगे और उनको गायब कर देंगे, और लिटरली उन्हीं प्लेयर्स को ड्रॉप किया है। खैर टी20 स्क्वाड पर थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले मैं ओडीआई स्क्वाड की बात करूंगा क्योंकि ओडीआई स्क्वाड देख के ना दिमाग घूम गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह मेरिट की धज्जियां उड़ा सकते हैं। हैरानकुन सिलेक्शंस है। ओडीआई स्क्वाड में सबसे पहले मोहम्मद रिजवान एज अ कैप्टन उनको रिटेन किया गया है। सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है। गुड टू सी अब्दुल्ला शफीक, अच्छा लगा उनको देखकर। एक स्टाइलिश बैट्समैन है, अच्छे प्लेयर हैं, उन पर मैनेजमेंट ने भी ट्रस्ट दिखाया है। सो आई रियली होप कि वो अपने शेल से निकल के खेल सकें, उनमें वो स्पार्क नजर आ सके और वो जस्टिफाई कर सके अपनी सिलेक्शन को। बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा है और ऑब्वियसली उनको होना भी था। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बाबर फैंस के, बड़े अरसे के बाद बाबर आजम जो है वो ग्रीन जर्सी के अंदर नजर आ रहे होंगे। जो हैरानकुन सिलेक्शन है मेरे लिए वो है हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ। ये चार लोग ना, मैं अभी तक बड़ा हैरान हूं कि इनके नाम देखकर ओडीआई स्क्वाड में मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ओडीआई स्क्वाड में कंसिडर किए गए। हसन नवाज टी20 में अभी तक अनसर्टेन है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और इतनी जल्दी उनको ओडीआई में कंसिडर कर लिया गया। अगर आप उनको ओडीआई प्लान्स में लाना चाहते हैं तो पहले उनका बनता था कि वो डोमेस्टिक खेलें, 4 डे क्रिकेट खेलें, थोड़ा पेशेंस उनके अंदर आए, वो एक लॉन्गर फॉर्मेट में किस तरह से स्किल सेट डेवलप करना है उसको कर सकें। लॉन्गर फॉर्मेट जो है ना वो मार धाड़ वाला गेम नहीं है। चलो टी20 में समझ में आता है आपको इंटेंट वाली गेम खेलनी है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, मार धाड़ करनी है, आप उसको लेकर आ गए। लेकिन ओडीआई फॉर्मेट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वहाँ पे आपको चैलेंजेस आएंगे, अर्ली विकेट्स गिर जाएं तो आपको 50 ओवर कैसे लेके चलना है, स्ट्राइक किस तरह रोटेट करनी है, डिफरेंट स्किल सेट का गेम है। अभी हसन नवाज उसके लिए रेडी नहीं है। बट फिर वही बात है कि आपने एक फॉर्मेट के ऊपर दूसरे फॉर्मेट में लेकर आना है, फिर जब वो वहाँ के लिए रेडी नहीं होगा, वो वहाँ पे फेल होगा, तो आपने ना सिर्फ उसको उस फॉर्मेट से ड्रॉप करना है बल्कि पहले से भी कर देंगे। तो हसन नवाज की अभी इतनी जल्दी जगह नहीं बनती थी। एंड आई एम श्योर कि हसन नवाज को एज एन ओपनर तो लेके जा नहीं रहे। इन्होंने तय कर लिया कि हसन नवाज एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है और मिडिल ऑर्डर के अंदर इस वक्त हसन नवाज को लेकर आए हैं तो लाजमी तौर पे वो नंबर 5 पे ही कंसिडर होगा, क्योंकि नंबर 4 पे रिजवान ने तो अपनी जगह छोड़नी नहीं है। तो नंबर 5 पे हसन नवाज कहाँ से आ गया? पहले तो कामरान गुलाम था यहाँ पे। कामरान गुलाम कहाँ है भाई? क्या किया इन लोगों ने उसके साथ? जिम्बाब्वे लेकर गए कामरान गुलाम को, वहाँ से सेंचुरी बनाई उसने, वहाँ पे 50 बनाई, मैच जिताए। फिर वो अफ्रीका जाता है, अफ्रीका जाके उसको आपने नंबर 6 पे फेंक दिया, नंबर 7 पे खिला दिया, वहाँ भी उसने 30 बॉल 60 बनाया और अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान को वाला मैच जिताया था जहाँ पे उसने तेज इनिंग्स खेली। फिर ट्राई नेशन सीरीज के बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच भी नहीं खेला और फिर वो ड्रॉप हो गया क्योंकि शायद उसने बेंच पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया या किसी को खुश नहीं किया कि कामरान गुलाम उसके बाद अभी तक इनकी कंसिडरेशन या इनके प्लान में है ही नहीं। यार वो बाबर की रिप्लेसमेंट पे आया था और कुछ नहीं तो रिजवान एज अ लीडर उसको नंबर 4 पे खिलाता कि यार ये हमारा बड़ा सॉलिड मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, उसकी 100% जगह बनती है। उसको टीम से ही बाहर कर दिया उन्होंने और उसकी जगह हसन नवाज को लेकर आ गया जो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। नथिंग अगेंस्ट हसन नवाज, मैं उसको देखना चाहता हूँ एज एन ओपनर टी20 में, बट ओडीआई के अंदर अभी उसकी जगह नहीं है। इट्स वेरी अर्ली फॉर हिम। सऊद शकील जिसको चैंपियंस ट्रॉफी में एज एन ओपनर पेश कर दिया, इंडिया के अगेंस्ट उसने कोलैप्स बचाया, स्लो स्टार्ट देकर बाद में रिकवर किया, फिर वो गायब है। कमाल है यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मतलब मैं हैरान हूँ ये सिलेक्शन देखकर कि कामरान गुलाम बाहर है, सऊद शकील बाहर है, लेकिन हसन नवाज और मोहम्मद हारिस समाओ अपनी जगह बना चुके। मोहम्मद हारिस आए हैं बैकअप विकेट कीपर के तौर पे और हमेशा आपको रिजवान का बैकअप वही बंदा नजर आएगा जो इजी टारगेट है। इजी टारगेट से मुराद ये है कि वो किसी के लिए थ्रेट ना हो, और हारिस ओडीआई फॉर्मेट में तो बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है रिजवान के लिए। पहले रिजवान का बैकअप था उस्मान खान, कहाँ गया? गायब हो गया, क्योंकि वो टेक्निकली साउंड नहीं है, वो उस टाइप का प्लेयर नहीं है, वो अपनी जगह नहीं बना सका और उसको सही से मौके भी नहीं दिए उन्होंने कि यार चलो सही से टेस्ट किया हो, वो फेल हो गया। लेकिन पहले वो इजी टारगेट था, उसको रखा बैकअप के तौर पे रिजवान के लिए, निकालना आसान था, निकाल दिया। अब हारिस को लेकर आ गए, 100% हारिस को भी निकालना आसान है ओडीआई फॉर्मेट से, क्योंकि वो नहीं बना पाएगा अपनी जगह। वो इस तरह के प्लेयर्स है ही नहीं, उनमें अभी वो स्किल सेट नहीं है 50 ओवर खेलने वाला या 50 ओवर में जो आपको चैलेंजेस आते हैं उसको फेस करने वाले। तो अगेन इजी टारगेट आपको हमेशा रिजवान का बैकअप नजर आएगा, तो मोहम्मद हारिस इसलिए बैकअप है। वरना ले आते हसीबुल्ला को रख लो लॉन्ग टर्म बैकअप, क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि वो जगह ले लेगा इसकी भाई। अच्छा, हसीबुल्ला की जब बात होती है ना तो लोग कहते हैं जी वो टी20 का प्लेयर नहीं है, वो ओडीआई और टेस्ट का प्लेयर है, और जब ओडीआई स्क्वाड की बात होती है तो हसीबुल्ला की बात ही नहीं करता। भाई यहाँ पे अगर आप कहते हो ओडीआई का प्लेयर है तो लेकर आ जाए। अक्सर वो टेस्ट के अंदर सेलेक्ट हुआ है, टेस्ट स्क्वाड में, लेकिन खिलाया नहीं गया, बट वो टेस्ट में कंसिडर हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो ओडीआई में भी हो सकता है, बट वहाँ हर जगह से वो गायब कर दिया गया है।
तो ये बड़े सलीके से गेम कर रहे होते हैं भाई। अब इनकी पॉलिटिक्स ना खुलकर नजर आती है। मोहम्मद नवाज किस बेसिस पे ओडीआई में कमबैक कर रहा है, कैसे? और मोहम्मद नवाज ओडीआई में अगर आया है तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये मिल गया है कि शादाब खान भी ओडीआई में कमबैक करेगा, क्योंकि नवाज है ही शादाब की प्रोटेक्शन, वो शादाब को सिक्योर कर रहा है। कोई परफॉर्मेंस नहीं है बट नवाज टीम में। अब आप देख लें कि कितना अनसर्टेन मिडिल ऑर्डर बन गया आपका। हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, ये आपके नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। जब अनसर्टेनिटी होगी ना तो यही बात होगी, यार शादाब बैटिंग भी कर लेता है, शादाब 10 ओवर भी करा लेता है, बड़ा यूजफुल है, उसको ले आते हैं भाई, नंबर 5 नंबर 6 पे खिला लेंगे। हो सकता है हसन नवाज डेब्यू पे सेंचुरी मार दे या हारिस अच्छा खेल ले, लेकिन फिर वही बात है कि अभी वो प्रिपेयर्ड नहीं है लॉन्ग टर्म खेलने के लिए। सीधी सी बात है, अभी उनके अंदर वो पेशेंस नहीं है, उनको 4 डे क्रिकेट खेलना पड़ेगा इसके लिए। कामरान गुलाम रेडी आपका डोमेस्टिक का परफॉर्मर। फ़हीम अशरफ किस बेसिस पे आपकी ओडीआई स्क्वाड में आया है? वो तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में टी20 में अच्छा खेला था, उसको तब आप लेकर आ गए, अब ओडीआई स्क्वाड का वो मेंबर बन गया है। वसीम जूनियर किधर गया? वसीम जूनियर पे आप ट्रस्ट कर सकते थे कि वो 10 ओवर कराएगा, उसके पास रिवर्स स्विंग स्किल्स हैं, बैटिंग पैराडाइज। इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ था वहां पे वसीम जूनियर आपका बेस्ट बॉलर था, शाहीन और रऊफ और हसन अली के साथ बेस्ट बॉलर था। ड्रॉप्ड, गायब। आमिर जमाल कोई चांस नहीं मिल रहा। इरफान खान नियाजी आई नो बहुत लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन फिर वही बात है, क्या 14 मैचेस इन एंड आउट होना, ऑन एंड ऑफ खेलना, क्या ये इनफ चांसेस हैं? रियली आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो? क्या इरफान नियाजी के अंदर वो सलाहियत नहीं है कि वो मैच फिनिशर बन सके? क्या उसको एक प्रॉपर लॉन्ग रन नहीं मिल सकता? और अगर नहीं मिल सकता तो फिर भाई फ़हीम अशरफ को भी नहीं मिल सकता। फ़हीम अशरफ भी डिजर्व नहीं करता। अगर आप कहते हो यार नियाजी डिजर्व नहीं करता तो फिर फ़हीम की मुझे जस्टिफिकेशन मिलनी चाहिए कि क्या किस तरह से आप जस्टिफाई करोगे कि फ़हीम अशरफ टीम में बनता है। इसी तरह तैयब ताहिर है, कैसे मजे मजे में उस प्लेयर को वेस्ट करके बाहर निकाल दिया। आई नो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है कि तैयब ताहिर क्यों टीम में आए, कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, बट अपने आप से सवाल करें कि किस नंबर पे खेला है उसने? नंबर 6 पे। हर प्लेयर हर नंबर पे नहीं खेल सकता, और उसका अगर आप फर्स्ट क्लास के अंदर परफॉर्मेंस देखेंगे 2022 2023 ऑनवर्ड्स, तो वो नंबर 3 और नंबर 4 पे 50+ एवरेज के साथ खेला है। चले बाबर फिट बैठते हैं नंबर 3 पे, बट रिजवान तो नहीं बैठता नंबर 4 पे फिट। यार किसी के लिए तो जगह छोड़ दे, वो लीडर बन के दिखाए। यार चलो कामरान गुलाम को खिला लेते हैं, हम कहेंगे यार चलो कामरान और तैयब में टफ कंपटीशन है, नहीं बन सकती है दोनों की जगह, या तैयब को खिला ले भाई, किसी को तो खिलाए नंबर 4 पे। नंबर 6 की डिफरेंट अप्रोच होती है, हर बंदा वहां आके उस अप्रोच से नहीं खेल सकता। तो तैयब ताहिर को भी नंबर 6 पे खिला खिला के इन्होंने बाहर कर दिया कि लोग जब उसको गालियां देंगे, तनकीद करेंगे तो ठीक है, उसकी जब जगह नहीं बनेगी तो कोई आवाज़ भी नहीं उठाएगा, उसको ड्रॉप कर देंगे। बड़े मज़े मज़े में ये प्लेयर्स को बाहर निकाला है इन्होंने। नसीम शाह फिटनेस इशूज़ हैं, बट बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने कमबैक कर लिया टीम के अंदर। बट आकिफ जावेद को न्यूजीलैंड के टूर के बाद गायब कर दिया। भाई मैं इस ओडीआई स्क्वाड के बाद ना बड़ा परेशान हो चुका हूँ कि ये किस बेसिस पे टीम बन रही है। आकिफ जावेद को अगर आप अपने मेन फ्रंट लाइन पेसर्स में नहीं तस्वुर कर सकते तो एटलीस्ट बैकअप तो रखो यार। क्या उसने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई थी न्यूजीलैंड में? एक आधा ओवर उसने शायद बुरा कराया था पावर प्ले में, उसके बाद उसने अपना सेकंड स्पेल तो बहुत अच्छा किया था, कंसिस्टेंट लाइन लेंथ थी। बट थ्रेट है ना भाई, थ्रेट। वसीम जूनियर आपका बेस्ट बॉलर, ड्रॉप, जो वर्ल्ड कप का बेस्ट बॉलर था, ड्रॉप। आकिफ जावेद कंसिस्टेंट है, टैलेंटेड है, अच्छा रनअप है, जंप अच्छी है, ड्रॉप। सुफियान मुकीम को ओडीआई स्क्वाड में रखा गया है, एक दफ़ा फिर बेंच पे बिठाने के लिए, बेंच पे परफॉर्म करने के लिए सुफियान मुकीम को लेकर आ गए। अच्छा लगा हसन अली को देखकर, हसन अली को टी20 में देखकर बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं वो ओडीआई में कितना इंप्रूवमेंट करते हैं, क्योंकि टी20 में तो उन्होंने अच्छा खेला है, अब ओडीआई में वो कैसा खेलते हैं ये देखना होगा कि वो अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हसन अली को देखकर एक अच्छा लगा, चले ठीक है, उनको एक चांस मिला है, एक दोबारा उनको मौका मिला है, तो वो प्रूव कर सकते हैं नहीं कर सकते ये देखना है। साइम अयूब हैं इस स्क्वाड के अंदर, बट मैं बड़ा हैरान हूँ भाई हसन नवाज, मोहम्मद हारिस और फ़हीम और नवाज को देखकर तो यकीन हो गया कि भाई शादाब वापस आने वाला है। कामरान गुलाम, सऊद शकील, हसीबुल्ला, किसी को चांस नहीं मिल रहा। वेरी वियर्ड एंड वेरी स्ट्रेंज सिलेक्शन नज़र आ रहा है। जब तक ये आपकी चीज़ें चलेंगी ना, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज नहीं आ सकती हैं टीम से, कोई उम्मीदें नहीं है भाई इस टीम से, शायद जीत भी जाए, बट वही बात है ना कि आप लॉन्ग टर्म इस टीम के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि ये टीम आपकी आगे आप प्लान कर रहे हैं वर्ल्ड कप का। भाई 2025 चल रहा है, 2027 में वर्ल्ड कप है, अभी से प्लानिंग स्टार्ट होती है। एनीवेज टी20 स्क्वाड के ऊपर आते हैं, तो अगेन टी20 में जो बात मैंने थर्ड टी20 में कही थी, सेकंड टी20 में कही थी कि सलमान मिर्ज़ा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ आपकी इस पूरी टी20 सीरीज़ में निकला है, लेकिन ये दोनों अहमद दानियाल और सलमान मिर्ज़ा आपको नज़र नहीं आएंगे। एंड इवेंचुअली वही हुआ कि इन दोनों को ड्रॉप कर दिया गया। भाई किसी एक को बैकअप तो ले जाते, आपका मोस्ट विकेट टेकर था वो टी20 फॉर्मेट में सलमान मिर्ज़ा, अच्छी बॉलिंग की है उसने, कंसिस्टेंट लाइन लेंथ पे बॉलिंग की है। और कौन खेल रहा है? शाहीन,
और हारिस रऊफ, इन दोनों ने अपना कमबैक कर लिया भाई। चले ठीक है, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ दोनों वर्ल्ड कप के प्लान्स में हैं। शाहीन अभी PSL भी जीते हुए, सही है, लेकिन क्या सलमान मिर्जा इतनी अपॉर्चुनिटी डिजर्व नहीं करते कि एक बैकअप के तौर पे वो इस बॉलिंग यूनिट के साथ जाएं और वहां पे उनको एक आधा मैच मिल जाए? भाई हारिस और शाहीन तो आपके पक्के हैं ना, तो आप एक तीसरे बॉलर को ट्राई कर लो कि भाई ये हमारा बैकअप रेडी करना है हमें एक वर्ल्ड कप के लिए, एशिया कप के लिए, उस टीम के लिए सरप्राइज हो सकता है, सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर आप लेके जा सकते हो। इस तरह से गायब करना, वेरी वियर्ड। T20 स्क्वाड जब मैं देख रहा था ना, तो मुझे सबसे ज्यादा हैरानी ये देखकर हुई कि हमारी T20 स्क्वाड सेलेक्ट हुई है बगैर अब्बास आफरीदी के, जो कि एक स्किलफुल बॉलर है और T20 फॉर्मेट के अंदर स्ट्रेट अवे उसकी जगह बनती है। बट वही बात है कि थर्ड T20 में 16 ओवर कराए पाकिस्तान ने, उन 16 ओवर में अब्बास आफरीदी ने 1 ओवर नहीं कराया, बट तलत ने 3 ओवर कराए। आगा ने उसको 1 ओवर नहीं दिया अब्बास को। सेकेंड मैच में उसका ऑफ डे था, पूरा का पूरा स्पेल कराया, 37 रन उसको पड़े, और थर्ड मैच में एक भी ओवर दिए बगैर उसको ड्रॉप कर दिया गया। थर्ड T20 में ये बात की थी कि इसी परफॉर्मेंस की बेसिस पे उसको ड्रॉप करेंगे, क्योंकि थर्ड मैच में उसको चांस ही नहीं दिया, क्योंकि निकालना था, निकालना हमेशा कार्ड पे था, हटाना था, मौका चाहिए था, मिल गया। अपने पक्के कर लिए फ़हीम अशरफ और नवाज, टेल एंडर के सामने बॉलिंग करवा दी नवाज से, विकेट मिल गई, डिसेंट स्पेल हो गया, वो डिजर्व करता है स्पॉट को। बट अब्बास आफरीदी जो कि एक स्किलफुल बॉलर है, उसको आपने T20 स्क्वाड से बाहर कर दिया, बड़े सलीके से निकाल दिया। उसके बगैर नहीं बनती भाई अभी आपकी T20 स्क्वाड। प्रॉपर ऑलराउंडर है वो, नीचे आके कैमियो प्ले करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलता है, फ़हीम और नवाज से बेटर है, आप उस पर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, आप उस पर ज्यादा एतमाद कर सकते हो कि ये आपको नीचे से आके रन बना देगा। बट वही बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो लिटरली अहमकाना डिसीजंस होते हैं, जिनको आप में से कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। सुफियान मुकीम T20 स्क्वाड में एक दफ़ा फिर सेलेक्ट हुए हैं वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए, एंड आई फील कि उनको तीनों मैचेस इस मरतबा मिलने चाहिए। बांग्लादेश सीरीज़ में एक मैच नहीं मिला, बट वेस्ट इंडीज़ के अंदर एटलीस्ट ये तीनों मैचेस इनको खिलाने चाहिए। साहिबजादा फरहान भी आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए कि यही प्लेइंग 11 में स्टार्ट करेगा। फरहान आपका 100%, वो अपनी टॉप फॉर्म में है। अच्छा है कि फरहान को उन्होंने रखा हुआ है, और तीसरे मैच में ज़ाहिर है जो उसने खेला है, ऑब्वियसली वो ड्रॉप नहीं हो सकता था, लेकिन वो आपके प्लेइंग 11 में स्टार्टिंग में होना चाहिए। फ़खर जमान बगैर परफॉर्मेंस के टीम में मौजूद हैं, साइम अय्यूब की परफॉर्मेंस नहीं है, अब इन दोनों में से किसी एक को आप खिला सकते हो, किसी को एक को बिठा सकते हो, बट फरहान पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बनता, सुफियान मुकीम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बनता। मोहम्मद नवाज अगेन वेरी स्ट्रेंज कि वो T20 स्क्वाड में फिर दोबारा खेल रहे हैं। अगर आपने खिलाना भी है किसी ऑलराउंडर को कि यार हमें एक ऑलराउंडर चाहिए जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले, तो भाई किसी और यंगस्टर को मौका दे दें यार। अरफात मिनहास को खिला लो, कासिम अकरम को खिला लो, किसी को भी खिला लो यार। मतलब वो वर्स्ट क्या कर लेंगे, उतना ही करेंगे ना इतना नवाज कर रहा है, तो एटलीस्ट किसी यंगस्टर को चांस तो मिलेगा। मतलब नवाज से ज़्यादा वर्स्ट तो कुछ नहीं करेंगे ना भाई, नवाज जितना खेल लेंगे तो यंगस्टर को खिला लें, क्या पता वो सीख जाए, क्या पता वो अपनी जगह बना पाए या वो इम्प्रेस कर सके। लेकिन वही बात हो रही है कि ट्राइड एंड टेस्टेड क्रिकेटर्स को कॉन्स्टेंटली चांसेस दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शादाब खान को प्रोटेक्ट कर लें और किसी यंगस्टर का हक मार लें। मेरिट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी है, तबाह कर दी है मेरिट। मतलब इससे ज़्यादा मेरिट की धज्जियां क्या उड़ेंगी कि आप 10 ओवर के गेम में, 50 ओवर के फॉर्मेट में हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी पे एतमाद कर रहे हो। हम सब ने देखा था कि वर्ल्ड कप 2023 में रऊफ और शाहीन आपके मेन बॉलर्स थे, और चैंपियंस ट्रॉफी में नसीम भी था इन लोगों के साथ। और जब 10 ओवर की बात आती है, हमें पता है कि इनमें वो स्किल सेट नहीं है, इनमें वो स्टेमिना नहीं है, इनमें वो रिदम नहीं है कि 50 ओवर ये खेल सकें या 10 ओवर का स्पेल अच्छा कर सकें कंसिस्टेंसी के साथ। हम सबको पता है 50 ओवर में ये तीनों हैं, आकिफ नहीं है, वसीम नहीं है। कमाल है यार। मतलब जब तक मेरिट आपकी डिस्ट्रॉय होगी, मेरिट का कत्लेआम होगा, नहीं मिलेंगे भाई रिजल्ट्स। तुक्के में फ्लूक मैच आप जीत जाओगे, सीरीज जीत जाओगे, लेकिन कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं आएंगे, और इससे ज़्यादा बुरी सिलेक्शन नहीं हो सकती भाई। मैं हैरान हूँ, कोई कह रहा है बड़ी स्टेबल टीम है या अच्छी टीम है, मैं हैरान हूँ ये सुनकर। मेरा दिमाग घूम गया ये स्क्वाड देख करके भाई। ओडीआई स्क्वाड में क्या हेरा फेरी की है इन लोगों ने, और बड़े प्यार से की है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना ओडीआई खेले हुए, किसी को याद ही नहीं है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था या चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ था। तो अनबिलीवेबल यार।